हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऐश्वर्या वर्मा एंड आज हम रिवाइज करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। देखो, स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं तुम्हें दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं। जैसे कि हम इस चैप्टर के अंदर में बात करने वाले हैं सारे IGST सेक्शंस के बारे में। 7, 8, 9 जो हैं तुम्हारे, जो हम पढ़ेंगे ब्रीफ में, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में, वो तुम्हारे डेफिनेशन वाले सेक्शन हैं। ठीक है, आगे के सेक्शंस के लिए इनमें अगर ये क्लियर होंगे तो तुम्हें हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो देखो, तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, तुम डिटरमाइन करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। ठीक है, एंड तुम डिटरमाइन करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। ठीक है, अगर ये चार्ट ना हो तो बना लो, थोड़ा सा ईज रहेगा तुम्हें। गुड्स के अंदर में सेक्शन है 10, 11, सर्विसेज के अंदर में है 12, 13। अब तुम बोलोगे गुड्स है अगर तो एक ही सेक्शन बना देते, काम चल जाता। सर्विसेज अगर है एक ही सेक्शन के अंदर में सब लिख देते, काम चल जाता। लेकिन काम कैसे चलता? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 10 के अंदर में डिटरमाइन होता है विद इन इंडिया के बारे में। ठीक है, 11 बात करता है आउटसाइड इंडिया के बारे में। ऐसे ही सर्विसेज बात करता है इन इंडिया के बारे में एंड 13 बात करता है आउटसाइड इंडिया के बारे में। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हें गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालनी है तो तुम देखोगे सेक्शन नंबर 10 एंड 11। अगर तुम्हें सर्विसेज की निकालनी है तुम देखोगे 12 एंड 13। अगर तुम्हें विद इन इंडिया निकालनी है तो तुम देखोगे 12, आउटसाइड इंडिया निकालनी है तो तुम देखोगे 13। ठीक है, अब इसके बारे में डीप में जाके हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 7 से। सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है कि देखो, इंटरस्टेट सप्लाई यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज या फिर बोथ। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब कि 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में सप्लाई या फिर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे भी मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो उस केस में इंटरस्टेट सप्लाई के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं महाराष्ट्र से बैठ के अगर मैं दिल्ली गुड्स भेजती हूँ तो मेरा वो इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर में आ जाएगा। और 2 डिफरेंट यूनिटरी, मैं दिल्ली के अंदर में बैठ के अगर मैं सप्लाई करती हूँ चंडीगढ़ तो वो 2 डिफरेंट यूनिटरी होगी, वो इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर में आ जाएगा। अगर मैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने यहाँ पे बोला महाराष्ट्र एंड दिल्ली, तो उस केस में भी इंटरस्टेट सप्लाई के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड इन टू इंडिया, दैट मीन्स कि अगर आपने कोई बाहर से गुड्स मंगवाए हैं तो भी वो इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर में आ जाएंगे। अगर आपने बाहर गुड्स भेजे हैं, दैट मीन्स कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो भी वो इंटरस्टेट के अंदर में आ जाएगा। SEZ यूनिट से, SEZ यूनिट या फिर इकोनॉमिक डेवलपर से अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करा है तो उस केस में भी इंटरस्टेट सप्लाई के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई तुम्हारा इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 8 किस बारे में बात करता है? इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लोकेटेड फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र। ठीक है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन द महाराष्ट्र, दैट मीन्स कि वो स्टेट से बाहर नहीं गया, सेम स्टेट के अंदर में ही उसने क्या करा, अपना प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ द सप्लाई डिटरमाइन कर लिया है। तो फिर क्या होगा? उस केस में इंट्रास्टेट्स के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे एंड उस केस में CGST, SGST या फिर अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर में वो है तो UTGST चार्ज होगा। ठीक है, इतनी सी ही बात थी। आगे जाते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 किस बारे में बात करता है कि अगर तुमने कोई भी चीज़ खरीदी है या बेची है, वो काम तुमने पानी में कर दिया। पानी में कर दिया इसका मतलब क्या है? मान लो ये है तुम्हारा इंडिया, ठीक है, मेरा इंडिया, बढ़िया बढ़िया। अब देखो, यहाँ पे है तुम्हारा सी वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ पे है मेरा महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते जाना। इसमें हमें क्या निकालना है? लोकेशन ऑफ द सप्लायर और द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द टेरिटोरियल वाटर। मतलब कि क्या हो सकता है? या तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर जो है वो पानी में हो सकता है, या तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कि तुमने कोई भी सप्लाई है जो है ट्रांजैक्ट करी है एंड उसका प्लेस जो है वो पानी में निकल के आ गया है। तो उस केस में तुम पानी में तो नहीं बोलोगे कि मेरी सप्लाई क्या हुई है, इंटरस्टेट बोलो, पानी में बोलो, क्या बोलो, तुमको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए एक्ट ने बोला कि नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन ऑफ द कोस्टल स्टेट, मतलब ये जो महाराष्ट्र है वो मेरा कोस्टल स्टेट है एंड इसकी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन, ये जो महाराष्ट्र की अप्रोप्रिएट बेस लाइन है ऑफ द कोस्टल स्टेट, यही मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जो भी तुम्हें डिटरमाइन करना होगा इन द क्वेश्चन। ठीक है, इतनी सी ही बात थी। आगे जाते हैं, मेन प्रोविजंस पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड अभी हम बात करने वाले हैं फॉर गुड्स। ठीक है, फॉर गुड्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बातें हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 11 के अंदर। ठीक है, इतना तुम्हें ध्यान है, चलो अच्छी बात है। देखो, 10 किस बारे में बात करता है? पहली चीज़, मूवमेंट ऑफ गुड। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, अनरजिस्टर्ड डजंट मैटर। मैंने फर्नीचर मंगाया है दिल्ली से, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ पेपर फ्राई से मैंने
फर्नीचर मंगाया है, अगर मैंने पेपर फ्राई से फर्नीचर मंगाया है एंड पेपर फ्राई इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, तो क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ गुड होगा, ठीक है, वहाँ से यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, वे द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट, दैट मीन्स कि जहाँ पे भी मेरे गुड्स मेरे पास आ जाते हैं वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इस एग्जाम्पल में, महाराष्ट्र, क्योंकि मुझे मेरे गुड्स महाराष्ट्र में चाहिए, वहीं पे ही मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट करेगा, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड। आगे जाते हैं, जो ये इतना बड़ा सा लिखा हुआ है डिलीवर टू एनी पर्सन, ये वो ये, इसकी सीधी सी बात वो करता है बिल टू शिप टू मॉडल, मतलब कि बिल किसी और को, शिप किसी और को। इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूँ, बहुत सिंपल सा, जो तुम्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर तुम्हें कभी ये चीज़ समझ नहीं रही तो। ये है हमारे जेठालाल, ठीक है, एंड ये है हमारे सुंदर, सुंदर क्या दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, एंड लेट्स चेंज द कलर, ठीक है, ये है हमारा सुंदर का फ्रेंड, ठीक है। लेट्स से जेठालाल हमें पता है कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ठीक है, सुंदर को लेट्स से हम उसे कहते हैं वो गुजरात में रजिस्टर्ड है, ठीक है, एंड अगर मैं तुम्हें बोलूँ सुंदर का फ्रेंड है, हम बोलते हैं यहाँ पे वो राजस्थान में रजिस्टर्ड है। अब हुआ क्या, जेठालाल से सुंदर ने बोला कि जीजा जी आप मुझे ना एक टीवी भेज दो, तो उन्होंने कहा अच्छा टीवी भेज दो। पहले तो उसने खूब मना किया, बट उसने कहा ठीक है अभी तो भेजना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। जेठालाल ने सुंदर को टीवी भेज दिया, ठीक है। अब जेठालाल ने बोला एक काम करो, ठीक है मैं तुम्हें टीवी भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैसे वैसे की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, मिलने ही नहीं वाले हैं, छोड़ो जान दो, टीवी है, ठीक है। सुंदर ने क्या बोला, एक काम करो, रुको आप मुझे भेज रहे हो टीवी, लेकिन मुझे ना अपने फ्रेंड को भेजना है राजस्थान, तो आप एक काम करो आप ही भेज दो। तो सुंदर ने क्या किया, सप्लाई कर दिया वही टीवी अपने एक फ्रेंड को, ठीक है, जो कि राजस्थान में था। अब इस एग्जाम्पल में जो बिल टू शिप टू मॉडल होता है उसमें ना दो सप्लाई होती हैं, एक तो सप्लाई जेठालाल टू सुंदर हो रही होगी, एक सप्लाई हो रही होगी फ्रॉम सुंदर टू सुंदर का फ्रेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें होगा क्या, अब जेठालाल बोलेगा यार मैंने तो गुड्स ना इसको भिजवा दिए सुंदर को, सुंदर ने खरीदे थे, मेरे को उसको गुड्स भिजवाने थे, लेकिन उसने बोला कि तुम एक काम करो जीजा जी, आप एक काम करो कि अब मेरे फ्रेंड को भिजवा दो, तो लेकिन मैं बिल किस पे बनाऊँ, मैं तो शिप तो किसी और को कर रहा हूँ वो गुड्स। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि बिल जो है जेठालाल वो सुंदर को ही करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, ऐसा मान लिया जाएगा, एक्ट में ऐसा बोला है कि ऐसा मान लिया जाएगा, दैट मीन्स के ये डीम्ड हो जाएगा कि सुंदर को वो गुड्स मिल चुके हैं, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात which is the registered place of Sundar. Place of business will be the place of supply in case of supply number 1 which is from जेठालाल to सुंदर, ठीक है। अब उसके बाद में देखो सुंदर ने जो अपने फ्रेंड को गुड्स भिजवाया है उसने क्या किया है, मूवमेंट ऑफ गुड्स किया है, ठीक है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे भी वो मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो टर्मिनेट करता है, इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ राजस्थान, ठीक है। तो सुंदर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी उसने मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट किया है, ठीक है। इनवॉइस जो है वो जाएगी, यहाँ पे बोला हुआ है डीम टू बी रिसीव्ड बाय सुंदर, ठीक है, इनवॉइस टू बी, दैट मीन्स के इनवॉइस हम उसी को करेंगे जिसको हमने माना है कि उसको गुड्स रिसीव हो गए हैं, ऐसा हमने डीम माना है। यही बात करता है बिल टू शिप टू मॉडल, और कोई बात नहीं करता है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी हो गया हमारा उसमें कवर। आगे जाते हैं, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब नो मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मैं फर्नीचर खरीद रही थी, पहले मैं जाई थी दिल्ली खरीदने फर्नीचर खरीदने के लिए, बट मैंने कहा एक काम करते हैं महाराष्ट्र से ही खरीद लेते हैं, इतनी दूर क्या ही जाना। मैं गई दुकान पे, ठीक है, मैं शॉप पे गई, शॉप पे जाने के बाद मेरे को फर्नीचर पसंद आया, मैंने खरीद दिया, दैट्स इट। कोई मूवमेंट ऑफ गुड हुआ, नहीं हुआ इसमें, दैट मीन्स कि कोई भी मेरे को मंगवाना नहीं पड़ा कहीं और से गुड्स, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि लोकेशन ऑफ सच गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, मतलब कि लोकेशन क्या था उस गुड्स का, शॉप था, ठीक है, शॉप कहाँ थी, महाराष्ट्र में थी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। के आगे जाते हैं, वेयर गुड्स आर असेंबल्ड एट साइट, मतलब कि अगर गुड्स को कहीं पे लेके जाया जा रहा है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मशीनरी को अगर कहीं पे इस असेंबल किया जा रहा है या फिर उसे इंस्टॉल किया जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन दैट केस क्या होगा, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड या फिर इंस्टॉल्ड। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि रिलायंस है, उन्होंने कोई मशीनरी खरीदी है अपनी रिफाइनरी के लिए, ठीक है, तो जहाँ पे भी रिफाइनरी है, लेट्स से रिफाइनरी अगर मुंबई में है, तो जहाँ पे भी उस मशीन को असेंबल किया जाएगा या फिर इंस्टॉल किया जाएगा वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। आगे देखो, गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि मैं जाई थी दिल्ली से वंदे भारत कहाँ जाती है, दिल्ली से लेट से भोपाल जाती है, ठीक है, मैं दिल्ली से भोपाल जाई थी वंदे भारत से, मुझे
ट्रेन में, चलती ट्रेन में कोई एक इंसान था, वो बुक्स बेचने के लिए आया, तो मैंने उसको क्या बोला, ठीक है आप मुझे मुझे बुक दे दो, ठीक है। अब ट्रेन तो चल रही थी, अब उसने जो सप्लाई करा वो एकदम बॉर्डर पे किया, ठीक है, यूपी दिल्ली के बॉर्डर पे किया, तो मैं उस टाइम पे क्या बोलूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो एक्ट ने ये दुविधा को मिटाने के लिए बोला कि आप एक काम करो, प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट मीन्स कि उस बुक्स को अगर मैं बोलूँ टेकन ऑन बोर्ड किया गया है दिल्ली से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, मेरी दिल्ली ही हो जाएगी, इतनी सी ही बात है। और इसी के साथ में हमारा सेक्शन नंबर जो 10 है वो खत्म हो जाता है एंड हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11 की तरफ। देखो, अब सेक्शन नंबर 11 किस बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 11 जो है वो तुम्हारा बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया या फिर एक्सपोर्टेड इनटू इंडिया। अब अगर तुमने गुड्स जो हैं वो बाहर से मंगवाए हैं या फिर गुड्स बाहर भेजे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, ठीक है, ही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर एक्सपोर्ट अगर है तो उस केस में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंडिया के बाहर गुड्स भिजवाए हैं, मतलब एक्सपोर्ट ही किया है, अमेरिका भिजवाए हैं, तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्या है, अमेरिका, वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में हमारी गुड्स की जितनी भी बातें थी वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हम सर्विसेज पे आते हैं। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलो। देखो सेक्शन नंबर 12। अब सेक्शन नंबर 12 जो है वो क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन एंड द रेसिपेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, लोकेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मेरी कंपनी है एवी लिमिटेड, ठीक है, एवी लिमिटेड सर्विस डिटरमाइन करी है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिटरमाइन कर रही है, एंड द रेसिपेंट अगर मैंने किसी को सर्विस दी है वो भी इंडिया के अंदर ही है, तो इस केस में सेक्शन नंबर 12 लग जाएगा। यहाँ पे एंड बोला गया है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है, जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन क्या बोलता है, अगर आपने रजिस्टर्ड पार्टी को सप्लाई करा है, दैट मीन्स अगर मैं तुम्हें छोटा सा चार्ट बनाऊं, जैसे कि एवी लिमिटेड है मेरी कंपनी, ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव प्रैक्टिस, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टी को मैंने सप्लाई करा, रजिस्टर्ड पार्टी को अगर मैंने सप्लाई करा तो उस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस जो उसका होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अभी ITR का अगर जैसे मान लो टाइम आने वाला है, मुझसे कोई कंपनी रजिस्टर्ड इन GST, उसने मुझसे क्या करा है, ITR अपनी भरवाई है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं उसके ऊपर बिल बना दूंगी, उसका जो GST IN होगा उसको बिल बना दूंगी, वो ITC ले लेगा, खत्म हो जाएगी बात। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल सैलरीड पर्सन है, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि उनको अपनी ITR फाइल करानी है, मैंने कहा ठीक है कर दूंगी। इस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो उनका एड्रेस होगा वही मेरा एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी माई प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मान लो मेरे पास है ही नहीं वो अवेलेबल, कोई एक इंसान था वो आखिरी दिन आया मेरे पास भागते भागते कि अरे मेरी ITR फाइल कर दो, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है क्यों है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन एनी अदर केस, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में ही, आगे जाते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट और वेसल। इसका मतलब क्या है, देखो अब क्या हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज अगर हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि आर्किटेक्ट की सर्विसेज हो गई, ठीक है, या फिर किसी रियल एस्टेट ब्रोकर की सर्विस हो गई, ठीक है, या फिर किसी सर्वेयर की सर्विस हो गई, ठीक है, ये जो सर्विसेज अगर हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं, या फिर तुम कहीं पे अकोमोडेशन के लिए गए हो, ठीक है, अकोमोडेशन मान लो तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर रहे हो या होटल, मतलब होटल में कर रहे हो, बोट में कर रहे हो या फिर वेसल में कर रहे हो, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई तुम कैसे डिटरमाइन करोगे। इसमें क्या बोला गया, जहाँ पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, बोट लोकेटेड है, वेसल लोकेटेड है, वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, वो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब मान लो कि आउटसाइड इंडिया हो गई तुम्हारी लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, मेरी बिल्डिंग कहाँ है, दुबई में है, मेरी बिल्डिंग फॉर एग्जांपल दुबई में है, मैं रहती हूँ दिल्ली में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इंडिया के बाहर चली गई, लेकिन हमें तो इंडिया के बाहर नहीं जाना, हमारा प्रोविजन तो अलाउ नहीं करता। उस केस में जहाँ पे मैं रहती हूँ, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब देखो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन मोर देन वन स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, उस केस में हमें अगर सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर एग्रीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट ने बोला नो वरीज। क्या होगा, होटल के केस में क्या होगा, होटल में बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टे के केस में तुमको जितना तुम जहाँ पे रहे उसके हिसाब से तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने ट्रैवल किया और मैं रह रही हूँ ITC में, ठीक है, दिल्ली में रह रही हूँ एंड मुंबई में रह रही हूँ, तो दिल्ली में फॉर एग्जांपल मैं रुकी 3 नाइट्स एंड मुंबई में मैं रुकी 2 नाइट्स, तो उस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, इन द रेशियो ऑफ 3:2
टू के बेसिस पे मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा। अब मान लो इमोबल प्रॉपर्टी जो है वो इन मोर देन वन स्टेट है, मेरा स्टे नहीं है, इमोबल प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट है, तो उस केस में क्या हुआ, एक आता है एज पर एरिया डिसाइड होगा। एज पर एरिया इन द सेंस कि अगर मैं बोलूँ तुम्हें मेरी ये प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर पे लोकेटेड है, आधी दिल्ली में है आधी जो है यूपी में है, तो उस केस में मेरा टोटल जो है स्क्वायर फीट जो है एरिया है वो है मान लो 10,000 स्क्वायर फीट, बड़े अमीर है अपन, 10,000 स्क्वायर फीट का मेरा एरिया है, बॉर्डर पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, 60% जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, 40% जो है वो मेरी यूपी में लोकेटेड है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, एज पर द एरिया, 60% विल बी इन दिल्ली एंड 40% विल बी इन यूपी। अब देखो बोट के केस में क्या होता है, एज पर द नंबर ऑफ टाइम स्पेंट बाय द बोट इन ईच स्टेट, मतलब कि अगर बोट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम केरल टू कर्नाटका, ठीक है, अब वो केरल में रुकी 22 आवर्स एंड कर्नाटका में रुकी 2 आवर्स, तो उस केस में मेरा रेशियो हो जाएगा 11:1 का रेशियो हो जाएगा एंड इसी रेशियो में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज। रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज में क्या होता है कि रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज में मान लो तुम गए बाहर खाना खाने, पार्टी करने, या फिर तुम तैयार हुए, बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रूमिंग ली तुमने, या फिर तुम फिटनेस एडिक्ट हो गए, तुम फिटनेस के लिए जिम गए, या तो ब्यूटी ट्रीटमेंट चाहिए था तो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए पार्लर गए, या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए गए। तो इन सब केसेस में क्या होता है, जहाँ पे भी ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म करेगी, अब देखो जिम तुम तक आएगा नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो जहाँ पे भी ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म होंगी वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब अगर वो जिम में हो रही है तो ठीक, या फिर तुमने जिम को घर पर बुला लिया, तो तुमने घर पर अगर एक्चुअली परफॉर्म करी है सर्विसेज तुम्हें घर पर मिल गई है, तो जहाँ पर भी एक्चुअली परफॉर्म हुई है वही हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर मैंने अर्बन क्लैब से कोई एक ब्यूटी ट्रीटमेंट बुक किया, वो मेरे घर पे आके सप्लाई देके जाएंगे, तो एक्चुअली सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई, मेरे घर पे, तो मेरा घर क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इतनी सी ही बात है, वेरी इजी। आगे जाते हैं। अब देखो ये जो ऑरेंज से मार्क देना, इस केस में ना तुम्हें B2B एंड B2C के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से ही हाईलाइट कर दिया। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज में क्या होता है, अब B2B के केस में देखो, फॉर एग्जाम्पल विप्रो है, विप्रो में विप्रो सेट मी, मतलब विप्रो है, विप्रो ने मुझे अप्रोच करा, विप्रो ने क्या बोला, आप हमारे क्या करिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AV लिमिटेड को उन्होंने अप्रोच करा है। नाउ वी नो आई एम रजिस्टर्ड, येस आई एम रजिस्टर्ड, विप्रो इज रजिस्टर्ड, तो इज दिस अ B2B सप्लाई, येस इट इज़ अ B2B सप्लाई। तो उस केस में क्या होगा, विप्रो था, दिल्ली में रजिस्टर्ड था, दे अप्रोच मी, दे हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब आगे देखो B2C के केस में क्या होता है, B2C के केस में ये होगा जहाँ पे भी वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म करेगी। मान लो विप्रो नहीं है, कोई एक नॉर्मल पार्टी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने बोला कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दीजिए। अब क्या होगा, मुझे जाना पड़ेगा, लेट्स से मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ, मुझे जाना पड़ेगा मुंबई, अगर मैं गई मुंबई सर्विसेज देने के लिए, तो जहाँ पे मैंने सर्विसेज दी हैं, जहाँ पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म करी गई है, वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, एडमिशन टू एन इवेंट। अब एडमिशन टू एन इवेंट है, अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ पर तुम्हें टिकट लेके जाना पड़े, ठीक है, वाटर पार्क में या फिर इवेंट में। इवेंट फॉर एग्जांपल जैसे जोमेटो वाले कंडक्ट करते हैं जोमालैंड, उसको भी हम इवेंट की कैटेगरी में ही लेंगे। तो जहाँ पे भी वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड किया गया है या फिर जहाँ पे भी पार्क लोकेटेड है, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर तुम गर्मी आ रही है, वाटर पार्क गए, तो जहाँ पे वाटर पार्क लोकेटेड है वो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर जोमालैंड में तुमने एंट्री ली, टिकट लिया, तो जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग, देखो एक चीज़ मैं और तुम्हें बता दूं कि ऑर्गेनाइजिंग एंड जो एडमिशन है ना, वो दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, यहाँ पे एडमिशन है, यहाँ पे टिकट लेके जाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग में टिकट लेके नहीं जाना पड़ता, ऑर्गेनाइजिंग में तुम्हारा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है, रिलायंस है, लेट्स से रिलायंस अप्रोच्ड AV लिमिटेड, माई कंपनी इज़ वेरी फेमस, ठीक है। AV लिमिटेड को रिलायंस ने अप्रोच करा, ठीक है, रिलायंस रजिस्टर्ड, आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड, येस वेरी मच। तो इस केस में क्या होगा, B2B सप्लाई हुई, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, अब अगर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेट्स से कि जो भी उनका अभी कल्चरल इवेंट हुआ था, लेट्स से वो जो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल इवेंट नहीं था वो, ठीक है, तो अगर उन्होंने बोला, मुझे अप्रोच करा कि आप ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो, तो ये रजिस्टर्ड पार्टी हो गई। तो प्लेस ऑफ बिजनेस रिलायंस का कहाँ था, मुंबई था, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगा, ठीक है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब मान लो रिलायंस नहीं है, मुझे किसी और ने अप्रोच करा एंड मेरे को क्या करना है, कल्चरल एक इवेंट करना है, लेट्स से कथक कोई डांस परफॉर्मेंस मुझे ऑर्गेनाइज करना है, तो वो मुझे ऑर्गेनाइज करना है, मान लो असम जाके करना है,
ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूँ दिल्ली में, मुझे आसाम जाके ये चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है। तो इस केस में क्या होगा, इवेंट एक्चुअली हेल्ड, तो आसाम में इवेंट हेल्ड हो रहा है, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, आसाम हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में एक चीज़ और आती है कि आसाम नहीं जाना है मुझे, मेरा बिजनेस और ग्रो हो गया, लेट्स से मुझे जाना पड़ेगा बाहर, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, लेट्स से हम जा रहे हैं अमेरिका, लेट्स से हम जा रहे हैं अमेरिका। अब मैं अमेरिका गई, मुझे आउटसाइड इंडिया जाना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोविजन तो अप्लाई नहीं करता ही आउटसाइड इंडिया जाओ, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इसमें क्या होगा कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे भी इंडिया के बाहर मुझे जाना पड़ा तो उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, लेट्स से कि कोई इंसान था, ठीक है, वो एमपी का था, उसका कोई इवेंट अमेरिका में ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो मैं यहीं पे ही रुक जाऊंगी, मैं बोलूँगी नहीं 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 नहीं, मुझे इंडिया के अंदर ही रहना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी विद इन द इंडिया, दैट इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, आगे जाते हैं। मेल्स कोरियर ऑफ गुड्स, मतलब कि मेल है, कोरियर है, ऑफ गुड्स कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, लेट्स से रिलायंस ने कोई एक सामान भिजवाया, रिलायंस है उसने अपना सामान भिजवाया है, कहाँ भिजवाया है, लेट्स से हैदराबाद भिजवाया है, तो उस केस में क्या होगा, B2B है सप्लाई ये, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड एज नॉर्मल, जो भी अब तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो B2C के केस में क्या होगा, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, तुम CA बन गए, ठीक है, तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा घर से बाहर, ठीक है, प्लेसमेंट हुआ है मुंबई, तुम जाओगे मुंबई, ठीक है, चले जाएंगे। उस केस में क्या हुआ कि तुम गए अपना बोरा बिस्तरा बांध के मुंबई, तुम आसाम में रहते थे, तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया मुंबई, तुम बोरा बिस्तरा बांध के पहुंच गए मुंबई, लेकिन तुम पीछे से कोई चीज़ भूल गए, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पे भी वो गुड्स हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन होंगे, मतलब कि जो कोरियर एजेंसी है, लेट्स से कि तुम्हें फेडेक्स से सामान भिजवाया जा रहा है, फेडेक्स की सर्विस ली जा रही है, ठीक है, तो फेडेक्स की जो सर्विस ली जा रही है, तो उस केस में गुड्स वेयर दे आर हैंडेड ओवर, आसाम की एक फैसिलिटी है फेडेक्स, वहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा जाएंगे, सामान दे के आएंगे ताकि तुम्हें सामान मिल जाए, तो जहाँ पे भी वो हैंड ओवर किया गया है, आसाम में हैंड ओवर किया गया है, तो वो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब मान लो तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ था इंडिया के बाहर, तो उस केस में क्या होगा, फेडेक्स से हमें कहाँ भिजवाना पड़ेगा, तुम्हारा प्लेसमेंट लेट से तुम गए दुबई, गल्फ कंट्री में तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, तुम गए दुबई, तो इस केस में क्या हुआ, इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, कितनी बार बताऊं, प्रोविजन अलाउ नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, तुम बोलोगे कि एक काम करो मैम, आप एक काम करो कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, एक काम करो प्लेस ऑफ सप्लाई कर दो, तो फिर मैं बोलूँगी नहीं 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 नहीं, फंस गए ना। देखो इस केस में इकलौते इस केस में क्या होगा, आउटसाइड इंडिया अगर है तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो मतलब अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने प्रोविजन में बोला ठीक है अब जा रहे हैं तो अब जाने, तो किसी को कितना ही रोक सकते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो दुबई हो जाएगा, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ सेंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पहले हम गुड्स भेज रहे थे, पहले हम तुमको भेज रहे थे, अब हम तुम्हारा सामान भेज रहे थे, अब हम तुमको भेजेंगे। तुमको कैसे भेजेंगे, मान लो रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है, रिलायंस के जो डायरेक्टर हैं वो जा रहे हैं कहीं पे मीटिंग पे, तो फॉर बिजनेस पर्पस जा रहे हैं, B2B सप्लाई अगर है एयर इंडिया से या मान लो इंडिगो या अपने प्राइवेट जेट से ही जा रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज ली है किसी एयरलाइन की उससे जा रहे हैं, B2B ट्रांजैक्शन है, लोकेशन विल बी ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। B2C है मतलब कि तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ था आसाम से मुंबई जा रहे हो उड़ के, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ से भी तुम पैसेंजर एम्बार्क करोगे जर्नी, मतलब कि place where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey will be the place of supply। तुम आसाम से उड़े, आसाम will be the place of supply। अब मान लो तुमने इतना ट्रैवल करा, तुम्हें घर की इतनी याद आती थी, तुमने इतना ट्रैवल करा कि तुम्हें एयरलाइन वालों ने क्या किया, तुम्हें कूपन ही दे दिया कि भाई ले तू ले, ठीक है, अब तेरे को जितना मन करे तू घर जा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब उनको ये तो नहीं पता है कि तुम घर कब जाने वाले हो, ठीक है, फ्यूचर जर्नी है, उन्हें ये नहीं पता घर कब जाने वाले हो, तुम्हारे को कूपन दे दिया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और आया, तुमको कूपन दिया मान लो 3,000 का, उन्होंने ये बोल दिया तुमको कि तुमको कूपन दे दिया, अब तुम एक काम करो तुम कहीं पे भी चला जाओ, तो तुमको फ्यूचर जर्नी है, तुमको बोर्डिंग पॉइंट नहीं पता, हो सकता है तुम दोस्तों के साथ ट्रिप पे निकल जाओ, हो सकता है तुम अकेले ट्रिप पे निकल जाओ, तो बोर्डिंग पॉइंट अननोन है, फ्यूचर जर्नी है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर एयरलाइन वालों के पास वो है तो, ठीक है, अगर नहीं है देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें और एक क्लैरिटी है कि रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी, मतलब कि अगर जैसे तुमने आने जाने का टिकट एक साथ बुक करा लिया है तो उसको
एक नहीं बोलेंगे, उसको हम अलग अलग ही बोलेंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात है। देखो आगे किस बारे में बात करते हैं हम लोग, सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस, ठीक है, मतलब कि सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है यहाँ पे, गुड्स नहीं हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है, गुड्स नहीं हो रहा है, ध्यान देना, सर्विस के बारे में हो रहा है, ठीक है, ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन है या फिर मोटर व्हीकल है, ठीक है, इस पे अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, दैट मीन्स के कि जहाँ से भी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, अगर वेसल है तो वेसल कहाँ से कर रहा है अपनी जर्नी एम्बार्क, उसका शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर वो कहाँ से बहना शुरू करेगा, एयरक्राफ्ट है तो वो कहाँ से उड़ना शुरू करेगा, ट्रेन है तो ट्रेन कहाँ से चलेगी, मोटर व्हीकल है वो मोटर व्हीकल कहाँ से चलेगा, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे देखो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब कि तार, मतलब कि जो भी तुम मोबाइल की सर्विसेज लेते हो, डिश एंटेना की सर्विसेज लेते हो, वो यहाँ पे कवर होने वाली है। अब देखो तारे बिछ गई हैं, तारे बिछ गई इन द सेंस कि फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन है कहीं पे, लीज्ड सर्किट है, इंटरनेट लीज सर्किट है या फिर केबल डिश एंटीना है, अगर इनमें से कोई सर्विस है तो जहाँ पे भी तारे बिछाई गई हैं, हिंदी में लिख लो, जहाँ पे भी तारे बिछाई गई हैं, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, बस। अब पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन, पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एयरटेल की सिम है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एयरटेल की सिम है, मैंने जब एयरटेल की सिम ली थी तो उन्होंने मेरे से केवाईसी किया था, मेरा आधार कार्ड लिया था, उन्होंने मेरा केवाईसी किया था, उनके पास मेरा एड्रेस आ गया, तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पे तुम्हारा बिल आ रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, दैट मीन्स कि मेरा एड्रेस, दैट्स इट। अगर अवेलेबल नहीं है, मैंने फर्जी सिम ली, ठीक है, तो उस केस में देन लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब देखो प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन मतलब कि मेरा बिल नहीं आता, मैं रिचार्ज कराती हूँ, ठीक है, तो मैं रिचार्ज कहाँ से कराती हूँ, मैं रिचार्ज वाले भैया से कराती हूँ रिचार्ज, तो एजेंट, रीसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस क्या हो जाएगा, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट, ठीक है, रीसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो उसका एट द टाइम ऑफ सप्लाई एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। प्रीपेड सर्विसेज पेमेंट मेड ऑनलाइन, अब मैंने भैया से सर्विस नहीं कराई, भैया की दुकान होगी बंद, मैंने करा दी ऑनलाइन रिचार्ज, मतलब कि अमेजोन से, पेटीएम से करा ली मैंने, उस केस में क्या होगा कि लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, मतलब कि जो सामने वाले के, जैसे मैंने अमेजोन से कराया, अमेजोन के पास में मेरा एड्रेस तो रहता ही है, सबके पास सबका एड्रेस रहता है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ठीक है, ये तो जान लो तुम। लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सर्विस इन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर जो होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। अगर नहीं है देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अब देखो बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि देखो जैसे बैंकिंग है, बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, मैं एचडीएफसी बैंक के पास गई, मैंने बोला मुझे अकाउंट खुलवाना है, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा कि एग्जाम्पल केवाईसी वो लोग करेंगे, जब वो लोग केवाईसी करेंगे तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, उनके पास मेरा एड्रेस आ जाएगा एंड मेरी लोकेशन जो कि मैं रिसिपिएंट हूँ वो उनके पास आ जाएगी, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा एंड वो अपने इस रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लेंगे इस बात को, मेरे एड्रेस को, ठीक है। अब अगर अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा न्यू बंदा था उसने रजिस्टर नहीं किया मेरे एड्रेस को, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब आगे जाते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रिलायंस की जो रिफाइनरी है उन्होंने बोला हमें इंश्योरेंस चाहिए उसका, दे अप्रोच टाटा, ठीक है, टाटा गेव देम इंश्योरेंस। अब दोनों जो है रजिस्टर्ड हैं, B2B आ गया है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत है कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा या तुम खुद से बोल दोगे, ठीक है, सही बोला, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आगे देखो क्या हुआ, टाटा से मैंने सर्विसेज ली है, टाटा से मैंने सर्विसेज ली हैं फॉर पर्सनल इंश्योरेंस, तो क्या मैं रजिस्टर्ड हूँ, अभी तो नहीं हूँ मैं, पर्सनल रजिस्ट्रेशन लेके मैं क्या करूँगी, मेरा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है ना जीएसटी में, तो इस केस में ये क्या हो गई, ये B2C सप्लाई हो गई, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट्स इट, ठीक है। अब हम आगे हैं इसी तरह बातें करते करते लास्ट पॉइंट पे, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। एक चीज़ ध्यान रखो इसमें, इस पॉइंट में ये ना टू द गवर्नमेंट की बात कर रहा है, दैट मीन्स अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस दी है, फॉर एग्जांपल जैसे बॉर्नवीटा एडवर्टीजमेंट करता है, अगर उसको सर्विसेज दी है तो वो हमारे जनरल रूल के अंदर कवर होगा। जनरल रूल कहाँ गया हमारा जनरल रूल,
ये जो है ना, ये तुम्हारा जो जनरल रूल है ना, ये वाला इसमें कवर होगा। गवर्नमेंट को जो एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है वही सिर्फ यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे भी अगर मान लो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी है, तो जहाँ पे भी वो रन हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इन केस तुमको प्रपोर्शनेट करने आ गया क्वेश्चन में, तो तुम क्या करोगे? अगर प्रिंटेड मटेरियल का क्वेश्चन है तो अमाउंट पेबल फॉर सच नंबर ऑफ मटेरियल, मतलब कि 10,000 प्रिंट कराए हैं तो उसके लिए जितने पैसे देने हैं, 10,000 प्रिंट कराए एमपी में, यूपी में प्रिंट कराए 5,000, ठीक है, दिल्ली में प्रिंट कराए कितने, 20,000, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तुम्हें इस नंबर ऑफ पैम्पलेट या फिर प्रिंटेड मटेरियल जितना भी है हर स्टेट में, उसके हिसाब से तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब बेसिक जो है वो बिल के हिसाब से तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा। इसको तुम क्या करोगे, इनटू करोगे, जितने भी पैसे लेते होंगे वो नंबर ऑफ मतलब पैम्पलेट के, उससे करोगे उतना ही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इन होर्डिंग कराए या बिलबोर्ड कहीं पे लगवाए तो अमाउंट पेबल फॉर दी होर्डिंग, जितना भी एड एजेंसी को पे करना है इन ईच ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑन ट्रेन, अगर ट्रेन है तो अगर मान लो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मेरी ट्रेन जा रही है दिल्ली, ठीक है। तू कहाँ लेके जाऊँ मैं इसको, राजस्थान लेके जाऊँ, राजस्थान जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट कैलकुलेटेड इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक। अगर मान लो ये रेलवे ट्रैक है, मान लो कितना है, 700 किलोमीटर का है, आई डोंट नो कितना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जितना लेंथ है, अब दिल्ली से मान लो ये एमपी क्रॉस करके जा रही है, तो एमपी में जितना लेंथ ऑफ ट्रैक होगा वो, ठीक है। उसके बाद एमपी से राजस्थान जा रही है तो उसमें कितना लेंथ ऑफ ट्रैक होगा वो, क्योंकि जब भी ट्रेन चलेगी मान लो, ठीक है, ट्रेन में किया है तो दिल्ली एंड एमपी के लोग देखेंगे, फिर एमपी से राजस्थान के लोग देखेंगे, एडवर्टीजमेंट तो हुआ, तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रैक जो है उसको प्रपोर्शनेट किया गया है। ऑन टीवी अगर ऐड दिया है, ठीक है, या ऑन इंटरनेट दिया है या थ्रू एसएमएस दिया है, तो उस केस में क्या होता है, देखो टीवी पे अगर दिया है तो तुम्हें क्या चाहिए रहेगा, डेटा चाहिए रहेगा, BARC का डेटा चाहिए रहेगा। किसका डेटा चाहिए रहेगा, BARC का डेटा चाहिए रहेगा, ठीक है। व्यूअरशिप का डेटा चाहिए रहेगा ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अभी चल रहा है मान लो जैन से मार्च का क्वार्टर, ठीक है, अगर तुम्हें व्यूअरशिप का डेटा चाहिए तो तुम्हें प्रीसीडिंग क्वार्टर का चाहिए होगा। दैट मीन्स प्रीसीडिंग क्वार्टर का इन द सेंस कि क्या, अक्टूबर से दिसंबर का, वो भी तुम्हें अक्टूबर से दिसंबर का क्या, लास्ट वीक का चाहिए होगा। यहाँ पे तुम लिख रहे हैं ना लास्ट वीक का डेटा तुम्हें चाहिए होगा, टू प्रपोर्शनेट द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, नहीं तो खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगी। देखो तुमको डेटा मिला है, ठीक है, तुमको डेटा मिला है व्यूअरशिप का, लेट्स से तुम्हें मिला है एमपी का, लेट्स से तुम्हें मिला है उड़ीसा का, लेट्स से तुम्हें मिला है दिल्ली का, ठीक है, व्यूअरशिप का। तुम्हें एमपी एंड उड़ीसा का साथ में मिल गया है, दिल्ली का अलग से मिल गया है व्यूअरशिप का डेटा ऑफ द लास्ट क्वार्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एमपी एंड उड़ीसा का साथ में मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट अलग है, रेवेन्यू अलग जाएगा। तो इस केस में जब तुम्हें साथ में मिल जाए डेटा, तो उसमें क्या करना है, तुम्हें करना है अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। एमपी की कितनी पॉपुलेशन है, उड़ीसा की कितनी पॉपुलेशन है। अगर मान लो तुम्हें डेटा मिला है व्यूअरशिप का, लेट्स से 2 लाख, ठीक है, एमपी में है 60% ऑफ व्यूअरशिप, उड़ीसा में है 40% ऑफ व्यूअरशिप, तो इस 2 लाख को तुम 60-40 के रेशियो में बांटोगे एंड देन प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करोगे। ऑन इंटरनेट अगर है तो उस केस में ट्राई जो है वो डेटा पब्लिश करता है एंड इंटरनेट सब्सक्राइबर के फिगर पे डेटा पे काम होगा ऑफ द लास्ट क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर की। लास्ट क्वार्टर है लेकिन फाइनेंशियल ईयर का बात करें, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर तुम्हें पीछे जाके यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अगर थ्रू एसएमएस अगर है तो उस केस में क्या होगा, ट्राई निकालेगा एंड वही पॉपुलेशन वाला सेम जो यहाँ पे टीवी जैसा था ना, सेम एज इट इज सेम होता है। एंड अगर यहाँ पे अगर बोला हुआ है अगर फाइनेंशियल ईयर का डेटा तुम्हें 2 स्टेट का साथ में भी आ गया तो भी तुम्हें पॉपुलेशन बेसिस पे ही उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई को, ठीक है। इतनी सी ही बात है। अगर तुमको आगे देखना है तो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 और द प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, दैट इज सेक्शन नंबर 13, ठीक है। एंड होप सो तुम इसको अच्छे से रिवाइज करो एंड अपने एग्जाम में बहुत 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 अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। चलो बाय बाय।